हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की एडिटोरियल डिस्कशन में आज 28 जुलाई है, तो आज हम दो इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे। एक दोस्तों डिस्कस करेंगे इशू जो इंडियन एक्सप्रेस में आया है। ये एनके सिंह जी ने आर्टिकल लिखा है। तो एनके सिंह जैसे आप जानते हैं 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी हैं। तो वेलफेयर नॉट फ्रीबीज, तो फ्रीबी कल्चर्स की यहाँ पे बात करते हैं। रेवड़ी पॉलिटिक्स, अभी पीछे प्रधानमंत्री जी ने कमेंट दिया था कि बहुत सारी जो राज्य सरकारें हैं वो लोगों को मिठाइयाँ बांटने में बिलीव करते हैं, रेवड़ी बांटने में बिलीव करते हैं, यानी कि फ्रीबीज की बात करेंगे। फ्री में लोगों का दिल जीतने के लिए, वोट जीतने के लिए फ्री में बिजली पानी देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रीबीज को लेके हमने पहले भी काफ़ी बातें करी हैं, काफ़ी आर्टिकल्स फ्रीबीज को लेके पिछले 2 महीनों में आ चुके हैं। देखेंगे यहाँ पे एनके सिंह जी क्या कहते हैं, क्योंकि वो चेयरमैन भी है फाइनेंस कमीशन के, तो उनके व्यूज़ भी जान लेते हैं। दूसरा आर्टिकल अगेन, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो दूसरा आर्टिकल है हिंदू में जो आया है, ये फाइनेंस कमीशन को ही क्रिटिसाइज करता है। आफ्टर ऑल देखिए, लोगों के अपने व्यूज होते हैं, लोग अपने व्यूज लिख सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ जब आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो अपने दिल में मत लिया करिए कि भाई इसके व्यूज़ इतने एंटी गवर्नमेंट क्यों हैं, ऐसे क्यों हैं। ठीक है, लोगों के व्यूज़ हैं, राइट। आप लोग अपने व्यूज़ दे रहे हैं, हमने देखना है कि कहाँ से हमको बैलेंस मिलता है अपने आंसर में। बहुत सारे लोग होते हैं वो दिल पे ले लेते हैं कि इतना क्रिटिसाइज़ करा गया है इसमें सरकार को, सरकार की पॉलिसीज़ को, तो दिल पे मत लीजिए। थोड़ा लाइटली, थोड़े मज़े से आर्टिकल्स को पढ़िए और देखिए लोगों को क्या अपना व्यूज़ है, क्या नहीं है। ठीक है, तो ये हम फिस्कल फेडरलिज्म की यहाँ पे बात करेंगे और जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो होगा। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपने कहाँ पोस्ट करना होता है, ये जो टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग, यहाँ पे आपने ये आंसर पोस्ट करना होता है। नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस ग्रुप, इन केस यू डोंट हैव एक्सेस टू दिस ग्रुप, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पे आपको ये लिंक दिखेगा, क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ जो बेस्ट आंसर है, जो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो बेस्ट आंसर रहता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, टेलीग्राम पे पिन करा जाएगा और मॉडल आंसर भी आपके साथ पिन करा जाएगा शाम को 6 बजे टेलीग्राम के ग्रुप में। चलिए, सो जहां तक बेस्ट आंसर की बात है, कल जो जीडीपी वाला क्वेश्चन था वैशाली का है। वेरी वेल डन वैशाली। नाउ वैशाली ने यहाँ पे पहली बात तो जीडीपी की डेफिनेशन लिखी है। तो बेसिक डेफिनेशन जीडीपी की क्या होती है, हमने कोई बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई डेफिनेशन जीडीपी की नहीं लिखनी है, बेसिक डेफिनेशन लिखनी है, राइट। अक्सर हाई फाई कंटेंट के चक्कर में हम ये बात भूल जाते हैं कि टाइम तो हमारे पास 6 से 7 मिनट का ही आंसर लिखने के लिए। आप साल भर में, 2 साल भर में, 3 साल भर में, जितने भी सालों से आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये सोच लें कि यार वहां पे जाके एग्जाम में तो मैंने 5-6 मिनट में आंसर लिखना है, बिकॉज मेंस में फोकस क्या होता है, मेंस में फोकस ये नहीं कि अच्छी तरह से आंसर लिखना है, मेंस पे फोकस है कि मैंने आंसर सारे लिखने हैं। जो 20 के 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैंने कंप्लीट करके आने हैं, तो वो कवरेज पे फोकस रहता है। अब देखिए, जितने भी बेस्ट आंसर्स हम देखते हैं, चाहे वैशाली का है, चाहे अगर हम पीछे वाले आंसर्स की बात करें, शशांक का हो, आकाश का हो, नंदिनी का हो, है ना, तो उन सब आंसर्स में क्या देखने को मिलता है, साधारण बातें करी गई हैं। प्रेजेंट एक बहुत अच्छे तरीके से करा गया है। कई बार हमारे पास कंटेंट बहुत बढ़िया होता है लेकिन एग्जामिनर को वो कंटेंट पढ़ने में मुश्किल होती है। बिकॉज क्यों? बिकॉज आपने वो कंटेंट प्रेजेंट अच्छी तरह से नहीं किया होता। अब यहां पे अगेन जैसे वैशाली का आंसर है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कंटेंट को प्रेजेंट करा है, दिखने में अच्छा लगता है, सिंपल भाषा लिखी है, सिंपल वर्ड्स लिखे हैं। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं कि ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, जो डेवलपमेंट है वो एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। एस्पिरेशंस क्या है लोगों की, तो चाहे रोटी कपड़ा मकान है, ठीक है, नौकरियां हैं, डेवलपमेंट है, क्या एस्पिरेशंस लोगों की है, ठीक है। और हाउ जीडीपी इज मिसलीडिंग अस, कि हाउ जीडीपी इज मिसलीडिंग द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। तो बड़ा अच्छा वहां पे उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट भी डाला हुआ है और बहुत इफेक्टिव यहाँ पे वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन भी दिया हुआ है कि क्यों जो ऑब्सेशन है जीडीपी के साथ वो मिसलीडिंग है। एंड सर्टेनली जो ऑब्सेशन जीडीपी के साथ है वो नहीं हमको इंश्योर कर रहा कि हम सोसाइटल वेलबींग का ध्यान रख सकें या फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ पीपल का ध्यान रख सकें। तो वेरी वेल डन, यू कैन रीड दिस आंसर। ऑब्वियसली जो मॉडल आंसर है वो भी पिन कर दिया जाएगा। नाउ वेलफेयर नॉट फ्रीबीज, एनके सिंह जी का आर्टिकल है। तो यहाँ पे रेवड़ी कल्चर की बात हो रही है। तो अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने थोड़ा गुस्सा प्रकट करा था कि जो आज के टाइम पे राज्य सरकारें हैं वो फ्रीबीज कल्चर में बहुत बिलीव करते हैं, फ्री में चीज़ें बांटना, वोटर्स की सिंपैथी जीतने के लिए, वो अपनी वोट पक्की करने के लिए, बिजली है, पानी है, इससे किसका नुकसान हो रहा है। बहुत बार हम पहले भी कह चुके हैं, देखिए फार्म लोन वेवर्स होते हैं, है ना, कि किसानों का जो लोन है ना, फार्मर्स का जो लोन है वो हम माफ़ कर देंगे। किसका नुकसान हो रहा है? ऑलरेडी बैंक्स के इतने एनपीएस हैं, है ना, हम देखते हैं कि बैंक्स के एनपीएस बढ़े जा रहे हैं। तो ये तो टैक्स पेयर्स मनी का ही नुकसान है। ये इकोनॉमी के लिए फिस्कल प्रूडेंस की जहाँ पे बात आती है, फिस्कल डिसिप्लिन की जहाँ पे बात आती है, तो अच्छी बात तो नहीं है। अभी सक्सेसिव रिपोर्ट्स आरबीआई के द्वारा जो रिलीज करी गई है वो ये बताती हैं कि जो राज्य सरकारों के जो फाइनेंसेस हैं, ठीक है, वो बहुत गंभीर समस्या में है। ठीक
ठीक है, बहुत ज़्यादा कर्जा राज्यों के ऊपर है। हमारे कुछ मित्र हैं, जब वीडियो देखते हैं वो थोड़ा बुरा मान जाते हैं कि हम बीमारू स्टेट्स की ही क्यों बात करते हैं। मुझे याद है किसी ने कमेंट किया था कि सर आप बीमारू स्टेट्स की बात करते हैं कि हमेशा यूपी बिहार ये, यूपी बिहार वो। आई एग्री। अब अगर हम पंजाब की ही बात करें, पंजाब के ऊपर कितना कर्जा है ना। अब ये तो नहीं, अब ठीक है हम बात करते हैं कि चलो पंजाब ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत प्रॉस्पेरिटी देखी है ना, किसानों ने बहुत प्रॉस्पेरिटी देखी है, बहुत अमीर राज्य माना जाता था पंजाब एक टाइम पे। लेकिन है, चाहे कोई भी राज्य हो, पंजाब के ऊपर तो सबसे ज्यादा कर्जा है ना। तो अब ये जो कर्जा जो बढ़ी जा रहा है, क्या ये हम आने वाली पीढ़ी को कर्जा देना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी की तो कोई गलती नहीं है ना। नाउ अब यहां पे जो व्यूज है इनके सिंह के, फ्रीबीज यानी कि समथिंग दैट इज गिवन टू यू विदाउट हैविंग टू पे फॉर देम, ठीक है। तो ये एक तरह से आपकी सपोर्ट अट्रैक्ट करने के लिए होता है, इन इंटरेस्ट फॉर समथिंग, कि भाई आपको हम फ्री में ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, आप हमको वोट करते रहिए, 5-5 साल के बाद हम आते रहेंगे, आपको फ्री में चीजें बांटते रहेंगे, है ना। चलो, लोग भी बेवकूफ बन जाते हैं उस तरह से, फिर वो वोट करते हैं। आइंस्टाइन ने क्या कहा था? आइंस्टाइन ने यह कहा था कि कई बार आपको बहुत महंगा पड़ जाता है, कई बार आपको किसी की कीमत चुकाने के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है, बदले में आपको कुछ मिलता कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन के कोट भी बहुत रेलेवेंट है जहां पे फ्रीबीज कल्चर की बात आती है। अब इसकी समस्या की बात करें, ये जो रेकलेस पॉपुलिज्म की बात आती है, पहली बात तो देखिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं फोरम्स पे। हमने COP21 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करी है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो देश आते हैं वो इस संगठन को ज्वाइन कर सकते हैं। सोलर एनर्जी से हम बिजली का उत्पादन करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की बातें बहुत ज्यादा 2015 से हम सुनते आ रहे हैं। फिर COP26 ग्लासगो में आता है, फिर हम नेट जीरो की भी अनाउंसमेंट करते हैं सरप्राइजिंगली टुवर्ड्स 2070। फिर हमको ये भी पता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमने साफ सुथरा पानी रखना है, हवा हो साफ हो, पानी साफ हो, ठीक है। अब हम ये नहीं चाहते ना कि आने वाली पीढ़ी के लिए समस्या हो कि वो साफ हवा ब्रीथ ना कर सकें या गंदा पानी पिए। ऑलरेडी पानी की प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में पानी पीने को नहीं होगा, ठीक है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या एग्जाम्पल शो करना चाहते हैं? क्या ये सब्सिडीज बांटने से, फ्री में बिजली पानी बांटने से, क्या हम वातावरण का ध्यान रख रहे हैं? क्या हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रख रहे हैं? और दूसरी बात, चलो वातावरण को तो इग्नोर करा जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें तो चलो हम फोरम्स में जाके करते हैं, लेकिन जो राज्य सरकार है वो सब्सिडीज बांटने के चक्कर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, ठीक है, राइस कल्टीवेशन को प्रमोट करना और पानी वेस्ट करना, ये सब चीजें हो रही हैं। साथ में जो आपकी जो स्टेट डिस्कॉम कंपनीज हैं उनकी हेल्थ की बात करें, उनके ऊपर कितना कर्जा बढ़ रहा है। बिकॉज अगर आप फ्री में बिजली बांट रहे हैं तो कर्जा तो उनके ऊपर फ्री में पड़ेगा ना। अगर अब लोग नहीं बिल देंगे तो किसका जो बैलेंस शीट्स है वो खराब होंगी? स्टेट डिस्कॉम कंपनीज की, ठीक है। क्वेश्चन इज नॉट हाउ चीप द फ्रीबीज आर, बट ये कितना एक्सपेंसिव पड़ेगा, कितना महंगा पड़ेगा देश के लिए, हमारी आर्थिक स्थिति के लिए और क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों के लिए इन द लॉन्गर रन। नाउ अब क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव्स क्या होने चाहिए, व्हाट शुड बी इंकरेज्ड? आप देखिए जो चैलेंजेस हैं इनइक्विटी के उसको इंकरेज करिए, ठीक है। अब जैसे जनधन योजना है, सौभाग्य योजना है, जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो बेसिक फैसिलिटीज हैं, लोग बैंकिंग फैसिलिटीज हैं, बिजली हर घर में हो, पानी हर घर में हो, लोगों के पास घर रहने के लिए हो, इंश्योरेंस बीमा योजना पॉलिसीज हैं। तो अगर हम इन चीजों की एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं वो ज्यादा बढ़िया है। अगेन वो जो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की बात आती है ना, तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं, है ना। ग्रोथ को तो आप क्वांटिफाई कर सकते हैं कि 10%, 12%, 15% ग्रोथ हुई है, लेकिन ये जो चैलेंजेस हैं इनइक्विटी को एड्रेस करने के लिए हमको क्वालिटेटिव ग्रोथ पे एड्रेस करना बहुत जरूरी है ना। रोटी कपड़ा मकान होगा, लोगों के पास इंटरनेट होगा, तो वो क्वालिटेटिव ग्रोथ की बात आती है। उससे क्या है, लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो और बूस्ट होगी। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी की बात आती है। अब जो बेनिफिट्स हैं, जैसे बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है ना, हम साफ सफाई की बात करते हैं, हाइजीन की बात करते हैं, जल जीवन मिशन की बात करते हैं। अब जो बहुत बड़े बड़े बैरियर थे लोगों के लिए, अब लोगों के पास अगर घर है ना, घर में पीने के लिए पानी है, बिजली है, उनका वातावरण साफ है, तो उनके कितने सारे जो अड़चने हैं, रुकावटें हैं, वो रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। और साथ के साथ आप एम्पावर्ड भी फील करते हैं, सेल्फ रिलायंट फील करते हैं, आपको किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ते हैं। अब अगर एक घर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर बनाया गया है तो वो घर तो कोई चुरा नहीं सकता ना, वो तो आपका लाइफ लॉन्ग असेट बन गया। घर देखिए, घर जैसा मर्जी हो, छोटा हो बड़ा हो, ठीक है, घर 5 मरले का हो, 10 कनाल का हो, जैसा मर्जी हो, घर तो घर होता है ना, छत है आपके ऊपर रहने के लिए, आप अपने घर में रह रहे हैं तो वो आपका एक असेट बन जाता है, वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहता है। फिर टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, हम डिजिटाइजेशन के ऊपर बहुत हम एम्पटिस जो फोकस है हम ले कर रहे हैं कितने सालों से, है ना। अब यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज की बात आती है, तो क्यों नहीं हम सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो डेटा है, चलो अभी रीसेंट SECC डेटा तो अभी नहीं बना, पैंडेमिक के चलते अभी वो कंपाइल होना है, लेकिन हम क्यों नहीं SECC डेटा को एफिशिएंटली यूज करते और प्रायोरिटाइज करते।
कि भाई जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जो डिप्रीवेशन क्राइटेरिया में लोग आते हैं, उन लोगों तक जो एक्सपेंडिचर करना है, उन लोगों के टुवर्ड जो वेलफेयर स्कीम्स पहुंचानी है, तो बेटर प्रायोरिटाइजेशन कर पाएंगे, बेटर आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे। सरकार को पता लग पाएगा कि भैया कौन से वो लोग हैं जिनको सहायता की जरूरत है। हर किसी को यूनिवर्सल सब्सिडीज बांटने से, हर किसी को गरीब डिक्लेयर करने से, हर किसी को, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो क्या भारत में 66% लोग हैं जिनके पास जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं? हर किसी को तो फ्री में 1 या 2 रुपए में आटा या चावल नहीं चाहिए ना। तो आमतौर पे ये फ्रीबीज क्या गरीबों को कम गरीब कर रहे हैं? देखने में तो ये हो रहा है कि गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। तो ये यूनिवर्सल सब्सिडीज का जो तौर तरीका है सही नहीं है। सब्सिडीज दो, टारगेटेड सब्सिडीज दो। उसके लिए आप ये जो SEC डेटा है इसको मॉनिटर करो, इससे आप बेटर आइडेंटिफाई करो। देन एक्सपेंडिचर प्रायोरिटाइजेशन की बात आती है। अब यहां पे इंटरजेनरेशनल इनइक्विटी की बात आती है। तो अगेन देखिए, अब यहां पे जैसे हम पंजाब की बात करते हैं ना, पंजाब के ऊपर कितना ज्यादा कर्जा है ना, लाखों करोड़ों का कर्जा है। अब ये क्या करना चाहते हैं कि आने वाले 40-50 साल में जो आने वाली जनरेशन होगी पंजाब में, वो ये कर्जा पूरा करेंगी। उनकी तो कोई गलती नहीं है कि पॉलिटिकल वोट बैंक्स के लिए सक्सेसिव पॉलिटिकल पार्टीज ने फ्री में सब चीजें बांटी हैं, उनकी तो गलती नहीं है। तो वातावरण की बात हो या हम कर्जे की बात करें, डेट की बात करें, इसमें आने वाली पीढ़ी की तो कोई गलती है ना, आपके मेरे बच्चों की तो कोई गलती नहीं होगी उसमें। ठीक है, क्या एक राज्य किसी और राज्य को अपना डेट पास कर सकता है? क्या पंजाब कह सकता है कि हरियाणा को अपना डेट पास कर देता हूं मैं, या पंजाब कहे कि मैं हिमाचल को कर देता हूं? जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, है ना, आम आदमी पार्टी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। और ना ही एक देश, अगर देश के ऊपर कर्जा है तो ना ही एक देश किसी और देश के ऊपर कर्जा पास कर सकता है। क्या इंडिया अपना कर्जा चाइना के ऊपर पास करेगा कि आप ज्यादा अमीर हो, जो कर्जा मेरे ऊपर है वो भी आप भर दो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो हमको एक्सपेंडिचर को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो अंत में कंक्लूजन क्या निकलती है? देखिए, हर किसी को आप इक्वल नहीं कर सकते हैं, बहुत यूटोपियन ख्यालात हैं। देखिए, अब ये जरूर है कि आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चों को हेल्थ ट्रीटमेंट मिल रहा है ना। अब आगे कल को बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चे को आपने किताबें दे दी, बच्चा स्कूल में जाके पढ़ रहा है, कल को हर कोई बच्चा बोलेगी जी मैंने काश मैं इतना ही पैसे कमाऊं जितने मुकेश अंबानी कमाता है। हर एक इंसान के पास उतने पैसे नहीं हो सकते जितने मुकेश अंबानी के पास है, राइट? या हर एक इंसान की सेम सैलरी नहीं हो सकती है। अब बियॉन्ड टाइम आपकी जो कॉम्पिटेंसी है, देखिए मार्केट विल डिसाइड कि आप कितने टैलेंटेड हैं, कितने नहीं टैलेंटेड हैं। तो हर किसी को इक्वल बना के रखना वो भी ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं कि सोशल इक्वालिटी हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, पॉलिटिकल इक्वालिटी हो, राइट टू वोट है तो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हो, पर ये बहुत उटोपियन आइडिया नहीं है कि हर किसी को इक्वल कर दो। अब हर किसी की जेब में 40-40 हज़ार होगी भी, हर किसी की सैलरी हर महीने में 40, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो द वर्स्ट फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इज टू ट्राई टू मेक अनइक्वल थिंग्स इक्वल, ये एरिस्टोटल की कहावत है। ठीक है, और जो फ्रीबी कल्चर है ये एक रोड टू प्रोस्पेरिटी नहीं है, इससे देश की उन्नति नहीं होगी, लेकिन इट्स अ क्विक पासपोर्ट टू फिस्कल डिजास्टर। तो ये बातें कुछ हैं, अगर आपको पूछी जाती तो यहाँ पे आपके साथ मैंने 3-4 कोट्स इस पर्टिकुलर आर्टिकल में शेयर करिए। फ्रीबी से ओरिएंटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये कोट्स को वहां पे अगर आपको याद रहती हैं तो कोट कर सकते हैं। प्रेशर नहीं लेना, अगर नहीं भी याद रहती है 4 की 4 कोट्स लिखनी, कोई एक आधी कोट आपको याद रहती है, चाहे ये कोट हो, चाहे ये वाली हो एरिस्टोटल की, ठीक है, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन की हो, चाहे वो एनके सिंह के व्यूज हो, आप वहां पे कोट कर सकते हैं। चलिए, तो आज का लास्ट आर्टिकल रहेगा पुअर स्टेट ऑफ इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म। अब देखिए, एक आर्टिकल में तो हमारे फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उन्होंने स्टेट्स के फ्रीबीज कल्चर को क्रिटिसाइज करा है। इस आर्टिकल में अगेन हर किसी के अपने व्यूज हैं, व्यूज आर वेलकम, हम एक डेमोक्रेसी है, हर किसी के अपने ख्यालात हो सकते हैं। इस आर्टिकल में जो कॉलमनिस्ट हैं वो फाइनेंस कमीशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया, देखिए फाइनेंस कमीशन है ना, उसको फिस्कल फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने का एग्जांपल माना जाता है। फाइनेंस कमीशन का रोल है फिस्कल फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना। तो यहाँ पे क्या बातें करी आर्टिकल में वो हम देखते हैं। पहले तो हमारे, अगर हम अपने इंडियन रिपब्लिक कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करें तो हम फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। बी आर अम्बेडकर ने कहा था ठीक है भैया, हर किसी को राइट टू वोट है, भैया आपकी उम्र 18 साल है, आपकी उम्र 21 साल है, आप जाके वोट कर सकते हैं। राइट टू वोट का हर किसी को दे दिया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया, आप औरत हैं, आदमी हैं, आप जाके वोट करिए। पॉलिटिकल इक्वालिटी आ गई। सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी, उसके लिए फाउंडिंग फादर्स ने कहा था कि उसके लिए हमको कोशिश करनी है, स्ट्राइव करना है कि हम आने वाले समय में, है ना, आने वाली पीढ़ियों को ये जिम्मेवारी भी सौंपे कि हम सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी भी देख सकते हैं। नहीं करेंगे तो ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर है इसका कोई बुनियाद नहीं है। फिर चाहे हम जितनी मर्जी बड़ी डेमोक्रेसी हो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, व्हाटएवर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर हम सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं कर पाएंगे।
प्रधानमंत्री नेहरू जी सोवियत मॉडल से बहुत इंस्पायर्ड थे। अगर हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो हमको ये भी पता है कि जो दौर था 1920s का, तो नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वो रशियन रेवोल्यूशन के ख्यालातों से भी बहुत इंस्पायर्ड थे। अब इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी बहुत सारी जो आर्थिक पॉलिसीज थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, चाहे हम सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें, प्लानिंग कमीशन हो, या स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, ये कहां से हमने पिकअप करी? नेहरू जी बहुत इंस्पायर्ड थे सोवियत से, तो वहां से हमने ये चीजें पिकअप करी है। ठीक है, अब नेहरू जी का ये मानना था, उनका ये नैरेटिव था कि एक सर्टेन, अब देखिए हम एक लूज फेडरेशन तो नहीं है ना, अब कहते हैं दैट वी आर एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, अब हम एक लूज फेडरेशन नहीं है, हम एक क्वाजी फेडरेशन है। तो इस करके एक सर्टेन सेंस ऑफ सेंट्रलाइजेशन टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ये बात थोड़ी जरूरी थी, ये बात नेहरू जी के भी व्यूज में आती थी। चाहे वो फिस्कल पावर की बात करें तो एक सर्टेन टिल्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, अब एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म की बात करते हैं। फाइन, हम एक लूज फेडरेशन नहीं है, हम अमेरिका जैसी फेडरेशन नहीं है, हम एक क्वाजी फेडरेशन है, ना ज्यादा टाइट ना ज्यादा लूज। ठीक है, अब ये जो, लेकिन यहां पे कॉलमनिस्ट कहते हैं कि जो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म है ना, कि ज्यादा पलड़ा सेंटर का ही भारी होना, वो इनहेरेंट है हमारे संविधान में, जो कि है भी, इसमें कोई दो राहे वाली बात है भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ 8-9 सालों में, ये कहते हैं कॉलमनिस्ट, पिछले कुछ 8-9 सालों में ये जो टेंडेंसी है सेंट्रलाइजेशन की, वो और ज्यादा बढ़ गई है। चलो, अब क्या आप यहां पे सवाल उठाते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, क्या वो ज्यादा एक्सट्रैक्टिव हो रहा है ओवर द स्टेट्स रादर देन बीइंग द फैसिलिटेटर? ठीक है, या स्टेट्स अपनी कैपेसिटी को क्या ज्यादा लूज कर चुके हैं एज फार एज रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इज कंसर्न्ड इन द वेक ऑफ द जीएसटी रिजीम? आज 5 साल हो गए जीएसटी को। फिस्कल फेडरलिज्म का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल जीएसटी भी माना जाता है। चलो, जीएसटी को लेके बहुत क्रिटिसिज्म भी है। अभी 1 जुलाई 2022 को ही 5 साल कंप्लीट हुए हैं जीएसटी रिजीम के। ना जीएसटी को लेके बहुत सारे प्रोज और कॉन्स की बातें हम पहले भी बहुत कर चुके हैं, लेकिन ये बात हमने बहुत बार पढ़ी है कि चाहे म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी जो ऑटोनॉमी है टू रेज मोर रेवेन्यू, वो थोड़ी लूज हो गई है इन द वेक ऑफ द जीएसटी रिजीम। उनकी पावर थोड़ी अब कम हो गई है। अब इंडिया के फिस्कल ट्रांसफर की बात करें तो 2 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स आते थे 2014 से पहले। ठीक है, एक तो प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती थी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ठीक है, इट वाज नॉट इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और आपकी जो फाइनेंस कमीशन है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 के चलते, 280 के चलते। अब इसको इवैल्यूएट करें, देखिए अब एक मार्केट इकोनॉमी का एरा शुरू हो गया था 90 से, 1991 के बाद एक लिबरलाइज्ड ट्रेंड शुरू हो गया था इकोनॉमी में, है ना, मार्केट फोर्सेस डिसाइडिंग, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहला काम क्या होता है कि प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश कर दिया जाता है। ये जो ट्रेंड था 5 ईयर प्लान्स का, वो अब देखने को नहीं मिलता, और नीति आयोग की स्थापना की जाती है। और नीति आयोग की स्थापना करके ये, अब नीति आयोग को भी एक एग्जाम्पल माना जाता है कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का। लेकिन अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करें तो एक क्रिटिसिज्म होता था 2014 से पहले। आई रिमेंबर जब हम उस टाइम पे पढ़ते थे तो क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आता था कि फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि प्लानिंग कमीशन ज्यादा हावी है फाइनेंस कमीशन के ऊपर, कि जो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो तो प्लानिंग कमीशन ले रहा है, और फाइनेंस कमीशन का रोल क्या रह गया? लेकिन पिछले कुछ 22-23 सालों में फाइनेंस कमीशन का रोल जो है, एज फार एज शेयरिंग ऑफ टैक्सेस, डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस की बात आती है। चलो, जीएसटी तो अभी आया 5 साल पहले, उससे पहले तो चलो एक्साइज ड्यूटीज थी, है ना, सर्विस टैक्स की हम बात करते हैं। तो जो भी रिसीड्स हैं भारत सरकार के बीच में और राज्य सरकारों के बीच में, वो कैसे डिवाइड करी जाएंगी, वो फाइनेंस कमीशन का काम रहता है। अब यहां पे एक और सवाल उठा रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है, क्या वो ज्यादा बायस तो नहीं दिखा रहा यूनियन गवर्नमेंट के टुवर्ड्स? क्या फाइनेंस कमीशन एक पॉलिटिसाइज्ड इंस्टीट्यूशन तो नहीं बन गया है? ठीक है, अगर है तो इसके जो कंसर्न्स हैं तो वो बहुत ग्रेव हैं। ठीक है, बिकॉज देखिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ने क्या कहा था, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये कहा था कि सोशो इकोनॉमिक इनइक्विटीज को एड्रेस करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज को बढ़ाना पड़ेगा, रादर दैन कि हम सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज को बढ़ाएं, हमको डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा। ऑल्दो इंटरेस्टिंग बात यह कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, अगर हम नेहरू जी की भी बात करें, बिलीव उनका एक सेंट्रलाइज्ड और एक प्लान्ड इकोनॉमी में था, लेकिन जब बात सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की आती है तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही जाती है। बहरहाल, लेकिन अब अगर ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो ज्यादा बायस दिखाएंगे टुवर्ड्स द यूनियन गवर्नमेंट, तो ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा। अब अगर हम बात करें एवोल्यूशन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस की, है ना, एक टॉपिक भी है जीएस2 में हमारा, सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब यहां पे सीएन अन्नादुराई, उन्होंने तमिलनाडु की असेंबली में 1967 में कहा था कि चलो ठीक है, जो केंद्र सरकार है, जो सेंटर है, वो स्ट्रांग हो। ठीक है, सॉवरेनिटी की बात आती है, नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी की बात आती है, उसको स्ट्रांग होना चाहिए। अगेन यहाँ पे हम सीएन अन्नादुराई के व्यूज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि चलो अगर आप
अगर हमने सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया को मेंटेन करना तो स्ट्रॉन्ग सेंटर बहुत जरूरी है। लेकिन ज्यादातर काम, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से हो, चाहे वो वेलफेयर सेक्टर से हो, ज्यादातर काम तो राज्य सरकारें कर रही हैं। तो क्या सिर्फ सेंटर को एम्पावर करने के चक्कर में क्या हम ज्यादा सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज को प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं? अब हुआ क्या कि डीएमके पार्टी जो तमिलनाडु में थी, उन्होंने एक कमेटी बनाई अंडर द जस्टिस पीवी राजामन्नार। तो जस्टिस राजामन्नार कमेटी के बारे में आपने आई एम श्योर सेंटर स्टेट रिलेशंस में भी इस कमेटी के बारे में पढ़ा होगा। 1969 में इसकी स्थापना करेगी। ये पहली कमेटी थी किसी राज्य सरकार के द्वारा बनाएगी जिसका काम क्या था, सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशंस को लुक करना। अब ये कमेटी ने रेकमेंड करा कि ज्यादा ट्रांसफर, ज्यादा डेवल्यूशन होनी चाहिए टू द रीजनल गवर्नमेंट्स, टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। देखिए एक ट्रेंड हम देखते हैं कि चलो 1990s तक, चलो 1990 से लेकर 2014 तक कोलिशन एरा था, है ना। हम इंस्टेबिलिटी देखते हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, कोलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं, चाहे वाजपेयी जी की सरकार थी, चाहे उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी या मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी वाली सरकार नहीं आती है। तो कोलिशन पॉलिटिक्स में क्या होता है ना, कोलिशन सरकारों में जो राज्य सरकारें हैं, है ना, जो रीजनल प्लेयर्स हैं, उनका से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो चलो हम ये कह सकते हैं कि 1990 से लेकर 2014 तक जो रीजनल प्लेयर्स थे या जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनका काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट से था हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में। लेकिन अब 2014 के बाद तो देखिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। अब हम देख रहे हैं कि जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो डिमिनिश होने शुरू हो गए हैं। लेकिन बहरहाल जब इस कमेटी की स्थापना करी गई थी 1969 में, ठीक है, आज से 50 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है ये, तब ये रेकमेंड करा गया था कि ज्यादा ट्रांसफर टैक्सेशन पावर्स जो है वो रीजनल गवर्नमेंट्स को, स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलनी चाहिए। ना हॉलोइंग आउट द फिस्कल कैपेसिटी, अब जो क्षमता है स्टेट्स की तो आप अपने खुद के जो डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को फाइनेंस करने के लिए, वो जो क्षमता है वो कम हो रही है। रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की जो पावर है वो कम हो रही है, ठीक है। खर्चे ज्यादा हैं लेकिन खुद का रेवेन्यू मोबिलाइज वो नहीं कर पा रहे हैं। सो एंड सो टू फाइनेंस करंट एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम देयर ओन रेवेन्यूज, दिस हैज डिक्लाइंड। जो एबिलिटी ऑफ स्टेट्स है दैट हैज डिक्लाइंड from 69% यानी कि close to 70% in 1955 to less than 38% in 2019-20। तो खर्चे तो बढ़ रहे हैं, पैंडेमिक तो देखिए हर किसी के लिए आया है, कोरोना तो हर किसी के लिए आया है, ठीक है। तो लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन रेवेन्यूज नहीं मोबिलाइज कर रहे हैं। हालांकि हम पढ़ते रहते हैं कि जीएसटी कलेक्शन, लाखों करोड़ों में जीएसटी कलेक्शन आती है, हम न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि बहुत अच्छी कलेक्शन जीएसटी की हुई है। लेकिन राज्य सरकारों का अभी भी कहना है कि पैसे हमारे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और हमारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। और चलो राज्य सरकारों का ये हाल है तो देखिए अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अपने वहां पे कंसर्न्स रहते हैं, ठीक है। अब राज्य सरकारों को कहना है कि अभी भी 60% से ज्यादा खर्चा तो हमारा ही होता है। एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, तो खर्चा तो राज्य सरकारों का होता है। राज्य सरकारों का टैक्सेशन राइट कहां तक सीमित है? जो अभी जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल है, ये अभी आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी है, तो इसके ऊपर चलो टैक्सेशन का जो राइट है वो स्टेट्स के ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगेन क्या ये सफिशिएंट है रेवेन्यू मोबिलाइज करने के लिए? Now, successive finance commission, they have suggested of increasing the devolution of taxes from the center to the state governments. तो 14th फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया था कि 32% से 42% डेवल्यूशन, यानी कि बढ़ा दी थी डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि जो केंद्र सरकार है वो बहुत सारे सरचार्जेस, बहुत सारे सेसेस लेवाई करता है, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना। अब ये सरचार्जेस और सेस के चलते जो कि पैसा है, अब ये तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये पैसा नहीं जा रहा, ठीक है। अब ये जो नॉन डिवाइजिव पूल है, तो सेस है, सरचार्ज है, वो नॉन डिवाइजिबल यानी कि वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में नहीं बढ़ता है, ठीक है, ये नॉन डिवाइजिबल पूल में आ जाता है। जो नॉन डिवाइजिबल पूल है सेंटर के रेवेन्यू रिसीट्स का, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज का, नाउ दैट हैज शॉट अप फ्रॉम अराउंड अबाउट 16%, from around about 9.4% in 2012 to around about 16% in 2020। इससे जो डिविजिबल पूल ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, जो डेवल्यूशन ऑफ टैक्सेस जिसके स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो होता है, ठीक है, वो और कम हो ही जा रहा है। और अगर हम मार्केट बोरिंग्स की बात करते हैं तो जो राज्य सरकारें हैं दे आर फोर्स टू पे डिफरेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि अगर मार्केट बोरिंग्स की बात आती है तो जहां पे केंद्र सरकार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी पैसा उठाया है मार्केट से, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7% है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो पैसा देना पड़ता है सूद समेत, वो 10% है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है राज्य सरकारों के लिए। तो जहां पे हमने सेस की बात करी, एक थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन की बात यहां पे बता दूं, तो ये आर्टिकल में तो मेंशन नहीं था, बट जस्ट एक वैल्यूडेशन। सेस जो है ना एक परमानेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है सरकार के लिए, ठीक है। जैसे सेस है, हम ऋषि कल्याण सेस की बात करते हैं, स्वच्छ भारत सेस की बात करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इसको लिवाई किया जाता है, टैक्स के ऊपर टैक्स कहते हैं, है ना। इसको लिवाई किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी और डायरेक्ट टैक्सेस में भी, ठीक है। अब जैसे हम जो हमारी जो रिसीट्स आती हैं, जो टैक्स में जो रिसीट्स हमारे पास आती हैं, वो मोस्टली कहाँ पे पार्क होती हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। लेकिन जो पैसा सेस से आता है वो हो सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में भी पार्क, लेकिन नॉट नेसेसरी। लेकिन उस पैसे को वहीं पे यूटिलाइज किया जाता है जिस पर्पस के लिए वो सेस
लिवाई करा गया है। जैसे अगर स्वच्छ भारत सेस है तो उस एक्टिविटीज के लिए प्रोमोटिंग स्वच्छ भारत एक्टिविटीज, या अगर कृषि कल्याण सेस है तो एग्रीकल्चर वेलफेयर के लिए, एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए, तो उसके लिए वो यूटिलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन की बात, आई एम श्योर आपको इसके बारे में पता भी होगा। फिर एक बात आती है कि ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स को हर्ट करना। अब स्टेट्स का ये कहना है कि इतनी सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, हमको धक्के से वो इंप्लीमेंट करनी पड़ती है कि हमारे पास पैसे बचते ही नहीं है, जो भी आप हमको फंड्स देते हैं आधे से ज़्यादा फंड्स तो हमारे वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में लग जाते हैं। ठीक है, स्टेट्स का ये कहना है कि देखिए हमारे पास खुद की हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो स्कीम्स है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। अब चलो उनका भी ये कहना ठीक है कि भाई वन साइज फिट्स ऑल स्कीम्स तो हर राज्य में काम नहीं करती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कीम्स है जैसे एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है महाराष्ट्र में, या अगर हम अम्मा किचन्स की बात करें या एमजीआर स्कीम की बात करें, नून मील्स इन तमिलनाडु की अगर हम बात करें, या अगर हम लोकल गवर्नेंस स्कीम्स कर्नाटका में हो या स्कूल एजुकेशन स्कीम्स हिमाचल में हो, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है एज कंपेयर टू द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। तो राज्य सरकारों का कहना है कि आप हमको एजुकेशन में, हेल्थ में जो स्कीम्स हमारी ऑलरेडी चल रही हैं, हमको उस दायरे में काम करने दीजिए। हमको अननेसेसरी जो पैसे आप हमको देते हैं, जो डेवल्यूशन हमारे सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो होता है, आधे से ज्यादा पैसे तो हमको आपकी केंद्र सरकार के द्वारा जो इंप्लीमेंटेड स्कीम्स है उसमें लगाने पड़ते हैं। फिर केंद्र सरकार का यह भी कहना होता है कि जो आपको ग्रांट्स मिलेंगे वो कंडीशनल होंगे, यानी कि यदि आप वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो ही आपको पर्टिकुलर ग्रांट्स मिलेंगे। फिर यहां पे ये बात भी आ जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं व्हिच नीड टू बी रेज्ड कि व्हाई शुड देयर बी अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और एन आइटम। अब ये व्यूज हैं, कॉलमिस्ट अपने व्यूज प्रकट कर रहे हैं कि ऐसे आइटम्स के ऊपर एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्यों हो जो कि स्टेट लिस्ट में है, और सिमिलरली व्हाई शुड द स्टेट शेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ अ स्कीम जो कि यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, अब जैसे कुछ सरकारें हैं, जैसे कुछ राज्य सरकारें हैं, तमिलनाडु की है, केरल की है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो मिड डे मील स्कीम्स हैं, चाहे वो एजुकेशन स्कीम्स हैं, लोकल गवर्नेंस स्कीम्स हैं, लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं, तो उनको भी यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पे देखिए अगेन फिर बहुत सारा बजट उनको एलोकेट करना पड़ेगा वो यूनियन गवर्नमेंट की सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, नाउ डीपनिंग इनइक्वालिटी। सो देखिए अमीर जो है वो और अमीर हो रहा है, गरीब है वो और गरीब हो रहा है। हम कहते हैं कि लेट द साइज ऑफ द पाई इंक्रीज, कि केक का साइज इंक्रीज होगा तो सब में बटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। केक तो 2 या 3 लोग ही खा रहे हैं, है ना। अब वो जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है वो क्या बताती है, जो रेशो है प्राइवेट धन का टू नेशनल इनकम, ये कितना बड़ा है। This has increased from 290% in 1980 to 555% in 2020। हमारा एक बहुत पूरे रिकॉर्ड है टैक्सिंग इट्स रिच का। अब देखिए जैसे अभी अगर हम यूके की बात करें, यूके में जैसे अभी कैंडिडेट्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स हैं, है ना। अगर हम ऋषि सुनक की बात करें तो अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं अमीरों के ऊपर बहुत टैक्स करूंगा। ये जो स्लोगन है कि भाई अमीरों को ज्यादा टैक्स करो, ये तो देखिए बहुत सारे वेस्टर्न देशों में भी स्लोगन है ना, अमेरिका में भी है, यूरोपियन यूनियन में भी है। लेकिन ये क्रिटिसिज्म यहां पे करा गया है कि भारत में हमारा एक बहुत पूरे रिकॉर्ड है टैक्सिंग द रिच। ठीक है, हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। कितना है? 17%। ये बहुत कम है एज कंपेयर टू दी एवरेज रेशियोज ऑफ द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, या अगर हम ओईसीडी इकोनॉमीज की बात करें जो कि वहां पे परसेंटेज है वो 21 to 34% के बीच में आता है। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा क्रिटिसिज्म करा गया है कि जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है दैट इज वेरी वेरी पुअर। ठीक है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। और उसके बाद जो इनकम टैक्स बेस है वो बहुत कम है। कितने % लोग इनकम टैक्स देते हैं? पहली बात तो बहुत सारे जो वर्कर्स हैं वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं, केवल 2% लोग हैं जो इनकम टैक्स देते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स, इसको रिग्रेसिव टैक्सेशन भी कहा जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द टैक्सेस जो कि इकट्ठे होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू सरकार के पास आता है वो इनडायरेक्ट टैक्स से आता है। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स को भी सक्सेसिवली कम करा गया है। तो अगेन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को स्लैश करा है फ्रॉम 35% टू 25% 2019। तो अगेन क्रिटिसिज्म है कि भी अमीरों को टैक्स ज्यादा क्यों नहीं करा जा रहा। ठीक है, तो यहां पे अंत में ये बात कहते हैं, कंक्लूड करते हैं कि जो इंडिया का फिस्कल फेडरलिज्म है ना, दिस इज ड्रिवन बाय पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, और इसके चलते जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है वो और बढ़ रही हैं। यानी कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स का जो सपना था कि सोशियो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज हैं वो और कम हो, वो और बढ़ रही हैं बिकॉज पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन का कल्चर और ज्यादा बढ़ रहा है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के टुवर्ड्स बायस हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ज्यादा प्रमोट कर रही हैं। ये क्रिटिसिज्म यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन है। क्वेश्चन क्या बनता है, हाउ हैज द फाइनेंस कमीशन कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स एड्रेसिंग द इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। ये एक पार्ट है क्वेश्चन का। डिस्कस इट्स एफिकेसी यानी कि एफिशिएंसी इन स्ट्रेंथनिंग द फिस्कल फेडरलिज्म, ये 250 शब्दों में लिखना है। प्लीज एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज 250 शब्दों का आंसर है तो 200 शब्द आप फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखने में मत वेस्ट कर देना कि फाइनेंस कमीशन ये है, आर्टिकल 280 में उसकी स्थापना करी गई थी, ये वो फलाना फलाना। नहीं, यहाँ पे फाइनेंस हम क्या करते हैं ना, हम वो चीज लिखते हैं जिसके बारे में हमको पता होता है। जो चीज पूछी गई है वो हम नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं और आप आंसर करिए।
ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे आज के 2 एडिटोरियल्स थे जो हमने डिस्कस करने थे। बाकी दोस्तों हमारे कुछ कोर्सेज हैं PSIR के और सोशियोलॉजी के। सो इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दीज कोर्सेज, यदि आप हमारे ऑफलाइन बैच में, ऑनलाइन लाइव क्लासेस में या प्री रिकॉर्डेड क्लासेस को अवेल करना चाहते हैं, ये दोस्तों हमारा नंबर है। आप इस नंबर पर कॉल करके इन कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। PSIR पॉलिटिकल साइंस जैसे कि आप जानते हैं प्रेरणा मैम पढ़ाते हैं, और सोशियोलॉजी जैसे कि आप जानते हैं शेखर सर पढ़ाते हैं। तो आपने इन्फॉर्मेशन लेनी हो, ड्रॉप अस अ मेल और कॉल ऑन दिस टोल फ्री नंबर। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी दोस्तों मिलेंगे हम कल। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।